अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद डॉक्टर शाहिद। अक़वाम मुत्तहिदा में दो कमज़ोर ममालिक के दरमियान कोई मसला आता है तो मसला गायब हो जाता है। यूनाइटेड नेशन के अंदर एक कमज़ोर और एक ताकतवर मुल्क के दरमियान मसला आता है तो कमज़ोर गायब हो जाता है। और अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर दो पावरफुल मुल्क अगर वो आ जाएं तो अक़वाम मुत्तहिदा इटसेल्फ गायब हो जाता है। तो कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि क्या यूनाइटेड नेशन हमेशा के लिए गायब होने वाला है? यूनाइटेड नेशन का कोई रोल रह गया है? जो बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं दुनिया के अंदर, इस वक्त दुनिया के अंदर जितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये पहले कभी नहीं देखे गए। इस वक्त 55 आर्म कॉन्फ्लिक्ट दुनिया में चल रहे हैं और मेरा सवाल ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनके साथ क्या रोल प्ले करने वाली है। तो इस हवाले से मैं अपनी पूरी वीडियो के अंदर मैं ये बात करने जा रहा हूँ कि क्या इसका भी हशर वही होने जा रहा है जो 1945 के अंदर लीग ऑफ नेशन का हुआ था या 1946 में लीग ऑफ नेशन का हुआ था और वो गायब हो गई थी। तो हिस्ट्री आपको मालूम है, यूनाइटेड नेशन 1945 में इस्टेब्लिश किया गया। इसका मकसद यही था कि टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। और तो हमारा सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी इस्टेब्लिश कर चुका है? तो मेरा जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। यूनाइटेड नेशन बुरी तरह से नाकाम हुआ है और 21st सेंचुरी के अंदर तो यूनाइटेड नेशन डेथ बेड पे आ गया है। यूनाइटेड नेशन का पिछली सेंचुरी के अंदर 3 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे जो आज तक अनरिजॉल्व चलते आ रहे हैं। उसमें एक पैलेस्टीनियन इशू था, एक कश्मीर इशू था और एक अफ़गानिस्तान के ऊपर इशू था। 21st सेंचुरी में आ जाएं तो यूनाइटेड नेशन के लिस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट्स की है वो बहुत लंबी हो जाती है। सबसे पहले 9/11 का अटैक हुआ जिसमें कत्लेआम हुआ, मार धाड़ हुई, सिविलियन वॉर हुई। उसके बाद इराक़ पे अटैक हुआ और यहाँ पे मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि इराक़ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से मैंडेट नहीं लिया गया था क्योंकि अमेरिका को फुल सपोर्ट नहीं मिल रही थी। तो उस वीटो को बाईपास करने के लिए अमेरिका ने डायरेक्टली यूनाइटेड नेशन को बाईपास करते हुए इराक़ पे अटैक कर दिया और वहाँ उसकी ईंट से ईंट बजा दी। इसके अलावा फिर आप 2011 में लिबिया में आ जाएं कि लिबिया में अटैक किया गया और उसके बाद लिबिया को अब किस हाल में छोड़ दिया गया है और वो एक फेल्ड स्टेट है और सिविलियन वॉर वहाँ पे चल रही है। उसके बाद यमन पे आ जाइए तो यमन पे सऊदी अरेबिया के अटैक और अमेरिका के अटैक, क्या वो यूनाइटेड नेशन की परमिशन से किए गए थे? उसके बाद आप सीरिया पे आ जाइए तो बशारुल असद की गवर्नमेंट को हमेशा से जो सपोर्ट की उसमें रशिया का क्या रोल रहा, उसमें चाइना का क्या रोल रहा और इसलिए इंटरनेशनल कम्युनिटी यानी कि यूनाइटेड नेशन वहाँ पे सीरिया में कोई रोल प्ले नहीं कर सकी इस ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ और केमिकल वेपन्स को यूज़ करने के ख़िलाफ़। फिर बर्मा में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह से वहाँ के मुसलमानों के कत्लेआम किया जा रहा है, तो उस पे यूनाइटेड नेशन कहाँ है? और उसके मुकाबले में उनकी जो सुई काई थी, जो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी, उसको नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो ये आप इमेजिन करें डबल स्टैंडर्ड्स के। उसके बाद आ जाइए फरवरी 22 में यूक्रेन पे अटैक कर दिया गया और इस वक्त तकरीबन 3.25 साल हो गए हैं। अभी तक यूनाइटेड नेशन क्या रोल प्ले कर सका है? उसके अंदर कोई रोल नहीं प्ले कर सका और यूक्रेन पे राइट वो अटैक हो रहा है और मैसिव अटैक्स हो रहे हैं और उसमें तबाही हो रही है और इस वक्त तक तकरीबन $1 ट्रिलियन के लॉसेस हो चुके हैं और रशिया का रोज़ाना का लॉस जो है वो $500 मिलियन से $1 बिलियन का है। लेकिन यूनाइटेड नेशन उसमें अगेन फेल हो चुका है। गज़ा वॉर पे आ जाइए जो अक्टूबर 23 में स्टार्ट हुई, किससे परमिशन लेके शुरू की गई? क्या यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को कोई मैंडेट दिया इस वॉर को स्टार्ट करने के लिए? इसी तरह वो वार आज तक जारी है। फिर लबनान पे अटैक के लिए यूनाइटेड नेशन से मैंडेट लिया गया। फिर सीरिया की गोलन हाइट्स को जो एक्सटेंशन की गई इजराइल की जानिब से, क्या उस पर यूनाइटेड नेशन से मैंडेट लिया गया? तो इन सब का जवाब जो है ज़ाहिर है ना है। और फिर उसके बाद
पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो भी वॉर हुई, क्या इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को इन्वॉल्व किया, क्या उसके मैंडेट लिया कि डायरेक्टली अटैक कर दिया गया? तो उसमें फिर आप देख लीजिए खामोशी थी। फिर अभी ईरान पे जो इजराइल ने अटैक किया, अगेन उसमें क्या यूनाइटेड नेशन को कोई रोल प्ले किया उसमें? और फिर ट्रंप ने जिस तरह से B-2 बॉम्बर्स का यूज़ किया और बस्टर बॉम्बर्स जो गिराए हैं ईरान के अंदर, क्या अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन को इन्फॉर्म किया और उनसे परमिशन ली? तो इन सब का जवाब जो है वो ना में है। तो इसका क्या मतलब है कि दुनिया में इस वक्त माइट इज़ राइट का कानून चल रहा है और दुनिया में इस वक्त यूनाइटेड नेशन का जो हाल है, मैं इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट कोटेशंस का जिक्र करना चाहूँगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने 2016 दिसंबर में ख़ुद कहा था कि यूनाइटेड नेशन इज़ जस्ट अ क्लब फॉर पीपल टू हैव गुड टाइम। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इस पे कहा था। रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने अर्ली 70s में यूनाइटेड नेशन के ऊपर अपने व्यूज़ का इजहार देते हुए निक्सन ने कहा था, दिस इज़ अ डैम डिबेटिंग बॉडी, यानी यूनाइटेड नेशन इज़ अ डैम डिबेटिंग बॉडी, ये सिर्फ बातें कर सकती है। इसी तरह ये एल्ब्राइट, जो मैरीन एल्ब्राइट जो अमेरिका की फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, उसका ये कहना था कि व्हाट मैटर्स इज़ नॉट यूनाइटेड नेशन बट इट्स अमेरिका। अमेरिका इज़ द आर्नल्ड शेवरजिंगर ऑफ अमेरिका, यानी कि वो अमेरिका जो है वो दुनिया का ताकतवर मुल्क है और वो फैसले करता है कि वट एवर अमेरिका सेज इट गोज़ इन द वर्ल्ड। तो यूनाइटेड नेशन हैज़ नो प्लेस इन अमेरिका। सिमिलरली मैं अभी मैं फॉरेन अफेयर्स का आर्टिकल पढ़ रहा था 2 दिन पहले, तो उसमें भी ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है और बहुत अच्छा आर्टिकल है यूनाइटेड नेशन के हवाले से कि टुडे देयर इज़ कैटास्ट्रॉफिक कोलैप्स ऑफ द नॉर्म्स रिगार्डिंग वॉर्स, के जो नॉर्म्स जो हैं कि जंग नहीं होनी चाहिए, उनको रोकने के लिए जो इस वक्त जो नॉर्म्स हैं, जो अखलाकियात हैं, वो कोलैप्स हो चुकी हैं और इस वक्त जो दुनिया है वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर रही हैं। अब ममालिक जो हैं वो ख़ुद फ़ैसले कर रहे हैं और वो ये कह रहा है कि इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, तो कॉन्फ्लिक्ट्स दे आर बीइंग फॉट ऑन द फील्ड एंड इन द यूनाइटेड नेशन the veto power countries, they are playing the game at the level of United Nation। तो बाहर फील्ड पे वो लड़ाइयाँ हो रही हैं और यूनाइटेड नेशन के अंदर वीटो पावर कंट्रीज़ की लड़ाइयाँ हो रही हैं कि वो क्या चाहते हैं और वो जो चाहते हैं वही होता है। तो मैं इस हवाले से कुछ और भी बातें करना चाहता हूँ कि यूनाइटेड नेशन का ये जो रोल दिया गया है, ये बहुत बड़ा रोल दिया गया है, ये बहुत आइडियलिस्टिक रोल दिया गया है। और क्योंकि देखिए, आप अगर पीस की बात करते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने या यूनाइटेड नेशन ने पीस इस्टेब्लिश करना है, तो देखिए दुनिया में कभी भी पीस इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो पीस की डेफिनेशन क्या है? पीस इज़ अ पॉज बिटवीन टू वॉर्स, पीस इज़ अ प्रिपरेशन बिटवीन टू वॉर्स। तो ये एक छोटा सा टाइम होता है जो पीस के लिए मिलता है। अदरवाइज conflicts and wars are the normal feature in the international relations। तो इस हवाले से यूनाइटेड नेशन का जो रोल है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा इनसिग्निफिकेंट है। और एक और बात मैं आपको तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जो कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रॉब्लम है, जो वॉर का प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम लाइज, द सीड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लाइज इन द माइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग, इन द माइंड ऑफ द लीडर्स। ये लीडर्स जब तक इनकी एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा, जब तक ये अपना बिहेवियर को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जब तक ये एडवेंचरिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये पीस जो है वो प्रमोट नहीं किया जा सकता, जब क्योंकि ह्यूमन माइंड के अंदर ये प्रॉब्लम है। तो इस हवाले से आइए, इस वक्त जो करंट सूरत हाल है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त वो तो थ्रेट कर रहा है कि मैं यूनाइटेड नेशन से आई एम गोइंग टू विड्रॉ। यूनाइटेड नेशन ने
एक अमेरिका ने एक बेलगाम घोड़े की शक्ल इख्तियार कर ली है, और जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एक नई थ्रेट है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए। जिस तरह से उसने अपनी फॉरेन पॉलिसी का ऐलान किया है, उसने यूनाइटेड नेशन को बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उसने इजराइल को सपोर्ट किया, उसने ईरान पे अटैक किया, उसने ग्रीनलैंड को बाई फोर्स लेने की थ्रेट की, उसने कनाडा को बाई फोर्स लेने की थ्रेट की, उसने पनामा कैनाल को बाई फोर्स लेने की थ्रेट की। तो ये यूनाइटेड नेशन है, ये तो ताकत का इस्तेमाल है, और ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर नाकाम है। ह्यूमन राइट्स की कोई वहाँ पे सैंक्टिटी नहीं है, और इस वक्त जो हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, इन सब का फ़ैसला हर नेशन अपने अपने तौर पे कर रही हैं। बंदूक फ़ैसला कर रहे हैं, और इस वक्त जो गन्स हैं दे हैव बिकम द मीडिएटर्स, द गन्स आर प्लेइंग द रोल्स, द टैंक्स आर प्लेइंग द रोल्स, एंड द डिप्लोमेसी and these institutions now they have become totally irrelevant in the current scenario। तो इस हवाले से यूनाइटेड नेशन के अंदर कौन सी रिफॉर्म्स होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन को किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर्स का फार्मूला क्या होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में परमानेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्रीज उसका क्या फार्मूला होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के अंदर डेमोक्रेसी की इंट्रोडक्शन कैसे की जानी चाहिए। तो डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सी जो रिफॉर्म्स हैं वो उनकी ज़रूरत है, और उस हवाले से फिर कभी बात करेंगे कि कौन कौन सी रिफॉर्म्स है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर की जा सकती हैं। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो फ्यूचर है वो ये है कि यूनाइटेड नेशन इज़ ऑन द पाथ ऑफ लीग ऑफ नेशन। इट इज़ ये एक्लिप्स होती जा रही है, डिसअपीयर होती जा रही है, इररेलेवेंट होती जा रही है, और इसका इस 21st सेंचुरी के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसका रोल मिनिमाइज़ होता नज़र आ रहा है, और इसका रोल सिर्फ यही रह गया है, गुतरे का रोल यही रह गया है कि सिर्फ कंडेम करना, सिर्फ तंबी करना, रिक्वेस्ट करना, रेजोल्यूशन जो कि टूथलेस रेजोल्यूशन हैं, बेकार रेजोल्यूशन हैं, उनको पास करना। और तो इस हवाले से ये पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का रोल किस तरह से स्ट्रेंथन करना चाहिए, और हमारे पास ये और कोई आर्बिटर नहीं है इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। एक इंटरनेशनल आर्बिटर होना चाहिए, एक मीडिएटर होना चाहिए। इस हवाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना चाहिए कि बजाय ख़ुद ये पावरफुल कंट्रीज़ आपस में फ़ैसले करें, अपने अपने फ़ैसले ख़ुद करें। इस इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और इसको पावर देनी चाहिए, और इसको रोल प्ले करना चाहिए कि ये मेरिट के ऊपर, ये ट्रांसपेरेंसी के साथ न सिर्फ बड़ी ताकतों का साथ दे बल्कि कमज़ोर मुल्कों का भी साथ दे, कमज़ोर मुल्कों को भी सुने। और ये निहत्ते सिविलियंस हैं जिनके बारे में नोबडी केयर्स, बेशक जैसे वो पैलेस्टीनियंस हैं, कश्मीरीज हैं, तो इनकी भी रसाई वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और उनको भी उनका हक मिलना चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।